नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बीते हफ्ते जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा, आने वाले वक्त के जो संकेत मिल रहे हैं उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन आज की जो बातचीत है, चर्चा है, खालिस राजनीति तो होगी, लेकिन वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को लेकर मैं करने वाला हूं। एनडीए बनाम इंडिया की चर्चा नहीं। और इसकी एक वजह है। वजह यह कि हिंदी पट्टी के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी बम बम है। और बीजेपी ने एक जेनरेशनल शिफ्ट, एक युग परिवर्तन जिसे कहते हैं, अपनी पार्टी के भीतर और 3 राज्यों में वो करते हुए दिखी है। इसे मैंने एक कार्यक्रम में वीआरएस प्लान का नाम भी दिया था। वीआरएस मतलब राजस्थान में वसुंधरा थी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और मध्य प्रदेश में शिवराज, सबसे कद्दावर नेता बीजेपी के। और तीनों ही राज्यों में बीजेपी की जीत भी हुई, पर वो सामूहिक नेतृत्व की बिना पर, जिसकी अगुवाई ये 3 चेहरे नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और इसके चलते इन तीनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। संकेत साफ है, आने वाली राजनीति में इनकी जो धमक पहले हुआ करती थी वो नहीं होगी। अब वो बिल्कुल धीमी पड़ जाएगी, विलुप्त हो जाएगी या मध्यम होगी। आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा, लेकिन वो अभी लार्जर पिक्चर में कहीं नहीं दिख रहे हैं। और लार्जर पिक्चर की बात करता हूं तो 24 की लड़ाई, द ग्रैंड फिनाले, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इसी तैयारियों के तहत विष्णुदेव साय वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में, वो छत्तीसगढ़ में, ये मध्य प्रदेश में, और भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और तीनों ही नामों के बारे में हम नेशनल मीडिया वाले कतई कोई अनुमान नहीं लगा पाए थे। तीनों के तीनों सरप्राइज एलिमेंट थे। अब कांग्रेस भी उसी राह पर चलती दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि जो संकेत हमें मध्य प्रदेश से मिल रहे हैं, और कल देर शाम मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से कमलनाथ का नाम हटा दिया गया। उन्हें कहा कि भैया अब आप जाइए, और उनकी जगह 49 साल के जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। युवा चेहरा है, उम्र ही बताती है। ओबीसी यानी कि पिछड़ी जाति से आते हैं। वो खुद चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्हें जुझारू, कर्मठ नेता स्ट्रोक कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाता है। उनके साथ उमंग सिंघार, ये दलित हैं, आदिवासी हैं, उम्र भी इनकी 49 है। इन्हें नेता विपक्ष बनाया गया है। और हेमंत कटारे, इनकी तो उम्र महज 38 साल है, उपनेता विपक्ष बनाया गया है। तो क्या यहां पर भी एक टेक्टोनिक शिफ्ट, एक युग परिवर्तन करती दिखाई दे रही है कांग्रेस? 79 साल के हैं कमलनाथ, और 76-77 की उम्र हो चुकी है दिग्विजय सिंह की भी। ये 2 सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे कांग्रेस के। दिग्विजय सिंह के लिए भी कोई जगह नहीं है। और यही हाल कुछ छत्तीसगढ़ में भी होता दिख रहा है, जहां पर नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है चरणदास महंत को, यानी कि भूपेश बघेल नहीं होंगे। दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो बरकरार रखी गई है। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ की राजनीति से मेरा अभी कोई फिलहाल लेना देना नहीं है, मुझे कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए, तो किसी प्रदेश का प्रभारी बनाया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब चरणदास महंत कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे क्या? 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी क्या ठंडे बस्ते में डाला जाएगा या थोड़ा सा पीछे पुश कर दिया जाएगा? जादूगर कहते हैं अशोक गहलोत को। और वहां पर बीजेपी ने जो नया बदलाव किया है, एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एक राजपूतनी को,
राजघराने से आती हैं, उनको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। तो जाट, गुर्जर और मीना, तीन बड़े समुदाय, उन्हें लेकर कुछ रणनीति बनाएगी क्या? अब यह कांग्रेस का काम है रणनीति बनाना। लेकिन कांग्रेस क्या इन तीन राज्यों में, जिनमें से दो में वो पक्की माने बैठी थी अपनी जीत को, एक वेकअप कॉल की तरह काम किया है क्या इन नतीजों ने? और कांग्रेस फिर से हरकत में आती दिखाई दे रही है। इस वीआरएस प्लान के अलावा कल से डोनेट फॉर देशवासियों से चंदा मांगने उतरेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के 11 करोड़ 94 लाख लोगों ने वोट दिया था 2019 के चुनाव में, तो वो 138, 1380, 13,800 ये चंदा मांगेगी। कल से ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये जुड़ने का, जुड़ाव का एक तरीका भी है क्या? और कांग्रेस ये संदेश भी दे रही है कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हमें तो कुछ मिलता नहीं है और बीजेपी के पास बहुत ताकत है, तो देशवासियों के सामने जा रही है। यहां राजनीति में पैसे का खेल भी एक बड़ा खेल होता है। सोर्सेज किसके पास है, ये भी चुनाव तय करने में एक अहम फैक्टर होते हैं। 21 तारीख को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक भी होगी, कार्यकारिणी की। तो अब यह देखना है कि वहां पर कुछ बड़े बदलाव और देखने को मिलेंगे क्या। और 28 तारीख को 138वां स्थापना दिवस जब कांग्रेस मनाएगी, तो खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक रैली को संबोधित करेंगे और यह रैली नागपुर, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है, वहां पर होने वाली है। अब देखिए, अभी मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया की बैठक होने वाली है 2 दिन बाद 19 तारीख को। वहां क्या होता है वो अलग है, पर बीजेपी बनाम कांग्रेस का खेल भी हमें समझने की जरूरत है। और यह समझने के लिए 2019 के नतीजों पर अगर हम नजर डालें तो 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती है। इक्का दुक्का और कुछ सीटों को अभी मैं उसके आकलन में नहीं जा रहा हूं या विश्लेषण में। तो इन 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 161 सीटें हैं और इनमें बीजेपी जीती 147, 91% स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट। 100 में से 91 सीटें जहां पर बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होती है, बीजेपी जीतती है। कांग्रेस के खाते 9 आई और डायरेक्ट फाइट में भी 5 अन्यों के खाते में चली गई। जबकि जहां क्षत्रपों से, क्षेत्रीय दलों से मुकाबला होता है, ये 198 सीटें थी, 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आता है। तो बीजेपी ने 198 में से 116 सीटें जीती। अन्य यानी कि क्षेत्रीय दल हैं, उनके पास गई 76। तो बीजेपी का सक्सेस रेट 59% हो जाता है। और जहां चौतरफा मुकाबला है या हुआ, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, यहां पर 93 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 40 जीत पाई, यानी कि सक्सेस रेट 43 पर आकर सिमट जाता है। तो यहां पर जो बड़ी तस्वीर हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, असल में 24 की रेस, क्या वो 160-61, बहुत से लोग इन्हें 190-92 कहते हैं, जिनमें से 176 बीजेपी ने जीती थी। खेल वहां है क्या? और ये बीजेपी बनाम कांग्रेस करेगा 24 की रेस को तय भी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बीजेपी के बाद कांग्रेस का वीआरएस प्लान और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तय करेगी 24 की रेस। चर्चा में, जैसा हर इतवार को मैं करता हूं, किसी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है। चर्चा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में 3 खास मेहमान, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनोद अग्निहोत्री, यही इनके लिए भी संबोधन है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, और वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आशुतोष, बीजेपी ने एक वीआरएस प्लान को अंजाम दिया,
कांग्रेस भी उसी राह पर चलती दिख रही है, शुरुआती संकेत जो मध्य प्रदेश से मिल रहे हैं। वीआरएस का मतलब अगर आप ये निकालते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह का रिटायरमेंट हो गया है और अब आगे उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तो उस लिहाज से तो वीआरएस प्लान अभी नहीं लगता, क्योंकि रमन सिंह को तो छत्तीसगढ़ के अंदर स्पीकर की पोस्ट मिल गई है और शिवराज सिंह चौहान का कुछ ना कुछ इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी मेरा वो इस्तेमाल होता रहेगा। वीआरएस का मेरा मतलब जो उनका कद था और जो नीति निर्धारण में और जो राजनीति में उनका सक्रिय दखल होता था और वो अगुवाई करते दिखते थे, अब वो काम वो नहीं करते दिखेंगे। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दरअसल एक जनरेशनल शिफ्ट है, तो मैं उसको मान सकता हूं। जनरेशनल शिफ्ट एक लिहाज से है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और ये तीनों बड़े नेता जो थे वो तकरीबन 20 साल से अपने अपने राज्यों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संभाल रहे थे, तो उस लिहाज से है। लेकिन अगर आप उम्र के लिहाज से देखेंगे तो कोई जनरेशन शिफ्ट नहीं है, क्योंकि विष्णुदेव साय 60 साल के तकरीबन है, मोहन यादव जी तकरीबन 58-59 साल के हैं और भजन लाल शर्मा जी करीब 55-56 साल के हैं। तो ये भी उम्रदराज लोग ही हैं। अगर सरकारी नौकरी में होते तो इनके भी रिटायरमेंट की एज एक तरीके से हो गई होती। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नए चेहरों को मौका देने की कोशिश की है। इसके पीछे की राजनीति क्या है ये तो खुद नरेंद्र मोदी जी ही बता सकते हैं, बाकी तो किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, मुझे लगता है कि बहुत देर से यह फैसला किया गया है। अगर 77 साल के कमलनाथ और 73-74 साल के दिग्विजय सिंह, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई है और 2014-2019 के लोकसभा के चुनाव में तो सफाया हो गया था, उसके बावजूद अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई थी पहले, तो एक अलग तरीके का प्रश्न था। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बोल्ड फैसला किया है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में तो निश्चित तौर पे, अभी बाकी जगह का भी इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने 50 से कम उम्र के लोगों को मौका दिया है। ये एक शुरुआत है। अब ये उनको फायदा पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि उनको ये बात समझ में आ गई है कि 1970-1980 के जमाने के नेताओं के बल पे अब आप भारतीय जनता पार्टी को प्रदेशों में नहीं हरा सकते। अगर आपको हराना है, अगर आप उनसे तगड़ी टक्कर देनी है, तो फिर आपको नए पीढ़ी के लोगों को सामने रखना पड़ेगा, जिनके अंदर आग हो कि वो हर चुनाव को जीतने की कोशिश करें, लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें, और जिनको ये मौका हो कि अगर वो मेहनत करेंगे तो शायद उस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन सके। जिस तरीके तो से कम उम्र, 50 से कम उम्र के तीनों जो मैंने पदाधिकारियों के नाम दिए, चाहे उसमें जीतू पटवारी का नाम आता हो या फिर सिंघार का नाम आता हो, और साथ ही साथ देखिए नाम इतना जल्दी बदलते हैं, हेमंत कटारे का नाम हो, ये तो 50 साल से कम उम्र के। लेकिन चरणदास महंत 69 साल के, उन्हें नेता विपक्ष बनाया गया है। तो चले, कदम उठाया भी, पर आधा ही कदम उठाया क्या कांग्रेस ने? यही तो कांग्रेस की दिक्कत है। कांग्रेस की दिक्कत इसी बात को लेकर ये है, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से चुनाव हारी है, उसके बाद वहां भी उनको कड़े कदम उठाने चाहिए थे। और भूपेश बघेल से सवाल पूछा जाना चाहिए था, जिस राज्य के बारे में सब कह रहे थे कि आप चुनाव जीत रहे हो, आप इस बुरी तरीके से नहीं। जो मेरी जानकारी है आशुतोष, सवाल वो पूछे गए, केंद्रीय नेतृत्व काफी नाराज है कि हमें मुगालते में रखा, गलतफहमी में रखा, और दावे किए गए कि ताल ठोक के हम जीतेंगे। और अब भूपेश बघेल की गत कुछ ऐसी भी है कि वो कह रहे हैं नहीं, छत्तीसगढ़ में आप छोड़िए, मैं काम नहीं करूंगा, कोई और प्रदेश की कोई प्रभार दे दीजिए मुझे। ये कहा जा रहा है, कहलवाया जा रहा है, अभी आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। बट एक चीज तो कम से कम ये माननी चाहिए कि कम से कम कांग्रेस पार्टी ने एक बात रियलाइज की है कि हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। और अगर भूपेश बघेल को अगर फिर उसी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति में दोबारा उसी तरीके से जिम्मेदारी देते, तब शायद एक बात खड़ी होती। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के अंदर है कि अब आपको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अगर आप हारेंगे तो उसके लिए आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला है राजस्थान का। हाँ, मैं उसी पर आने वाला था। क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को हटाने की हिम्मत कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर ये है, क्योंकि अगर राजस्थान में अगर वो बड़े फैसले नहीं कर सकते, तो फिर कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में आने वाले कई सालों तक कोई भविष्य मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आप सिर्फ मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हटा के अगर आप संतुष्टि कर लेना चाहते हैं, राजस्थान में फैसले नहीं करना चाहते, तो फिर आप वाकई में राजनीतिक स्तर पर बाकी जो स्टेट यूनिट्स हैं या बाकी की जो सरकारें जहां पर उनकी है, वहां के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है कि जो बड़े नेता हैं जिन्होंने 20-20 साल की राजनीति की है, अब उनको दूसरी जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। अब उस राज्य की बागडोर तो दूसरे नेताओं के हाथ में जानी चाहिए। दूसरे संदेश उन्होंने स्पष्ट तौर पर दिया है कि आपके बड़े नेता हो छोटे नेता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव हम नरेंद्र मोदी के नाम पे जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी ही फैसले करेंगे। आपको अगर रूठना है, रूसना है, किसी कोने में जाके कोप भवन में बैठना है तो आप बैठिए, हमें उसकी चिंता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से जिस तरीके से लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई बहुत असर भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान उसके ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जरूर थोड़ी सी डिग्निटी मेंटेन कर ली जब उनको अंदाजा हो गया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये संदेश कांग्रेस पार्टी को उसी मजबूती के साथ अपने यहां भी देना पड़ेगा जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में दे रही है और अपने छत्रपों को दे रही है। तो जो ये 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट है, उनमें यह भी देखना जरूरी है कहां किसकी कितनी सरकारें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी, राजस्थान, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और असम में बीजेपी। तो यहां पर भी ये देखिए, जो आशुतोष कह रहे थे सिर्फ मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन कर देना, काम चलेगा क्या? यहां भी इन राज्यों में भी, उत्तराखंड में अभी भी हरीश रावत ही सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई सानी नहीं। हरियाणा में यही, गुजरात में तो यही नहीं मालूम कि नेतृत्व कौन सा है। तो ये दरअसल सिर्फ वीआरएस नहीं, कुमार मंगलम, वो जो एक 60 के दशक की जो प्लान थी, कामराज प्लान टाइप प्लान की जरूरत है क्या, दरकार है क्या कांग्रेस को? नहीं, समस्या ये है कामराज प्लान किसके लिए आप लाएंगे? अब अशोक गहलोत से वो कहां से इस्तीफा देंगे? वो मुख्यमंत्री से तो हट ही गए। हाँ। अब विधायक हैं, अब विधायक दल का नेता बनाए या ना बनाए, वो फर्क यही होगा। अब सवाल ये है कि वहां राजस्थान में किसको आप लाते हैं फोर फ्रंट पर, वो महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप सचिन पायलट को लाते हैं, डोटासरा को कंटिन्यू करते हैं, या कोई कुछ नए चेहरे लाते हैं। ये चुनाव, और ये चुनौती हर राज्य में है, उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड तो मतलब, ये बीजेपी ने कांग्रेस का हैंड फोर्स भी कर दिया है क्या? देखिए, बीजेपी जो बदलाव कर रही है वो चुनाव जीतने के बाद बदलाव कर रही है, थंपिंग मेजोरिटी के बाद बदलाव कर रही है। नहीं, जीत के भी हरा देना, हारे हुए को हटाना बल्कि आसान होता है। यही मैं कह रहा हूँ। हाँ। नहीं, लेकिन जीते आप चूंकि मोदी जी के नाम पर है ना, तो जिसके नाम पर जीते हैं तो उसका सिक्का चलेगा। अगर ये नतीजे मान लीजिए उल्टे होते तो क्या शिवराज सिंह चौहान को हटा पाती बीजेपी? नहीं हटा पाती, वसुंधरा को भी नहीं हटा पाती। लेकिन चूंकि जीत गए, मोदी जी के नाम पर इतना जबरदस्त रिजल्ट आ गया, तो अब उनका डिक्टेट चले। हराने पर भी हटा सकती थी, मैं तो ये कहूंगा, बीजेपी हराने पर और रास्ता खुल जाता। नहीं, हराने पर हटा सकती थी, लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक नहीं हटा पाए ना। नहीं, प्रदीप सिंह ने कई बार इस कार्यक्रम में कहा 2018 में वसुंधरा को हटा देना चाहिए था। तो यहाँ पर गलती कर दी बीजेपी ने, तो नहीं हटा अब वो कॉस्ट करेक्शन कर ली। यही मैं कह रहा हूँ, यही बीजेपी। तो कांग्रेस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आ गई है। नहीं, कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस एक दुविधा में है, अब उस दुविधा से निकलना शुरू कर रही है। वो दुविधा में ये है कि चूंकि लोकसभा चुनाव 4 महीने बाद होने हैं, अब पुराना स्ट्रक्चर तोड़ दें तो नया बनेगा कि नहीं बनेगा। तो नया या नए जिम्मेदारी दी गई, जिसे मध्य प्रदेश में उन्होंने दे दिया, ये उन्होंने खतरा उठा लिया कि पुराना हमने तोड़ दिया, अब नए वाले जितना बना सकते नहीं। इनमें अगर हम देखें लगभग 100% स्ट्राइक रेट है। हिमाचल की 4 की 4 सीट बीजेपी, चलिए हिमाचल तो अभी कांग्रेस की सरकार है, पर उत्तराखंड 5 की 5 सीट बीजेपी, राजस्थान 25 की 25 सीट बीजेपी, गुजरात 26 की 26 सीट बीजेपी, गोवा की 2 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, हरियाणा की 10 की 10 सीटें। देखिए संदीप, कांग्रेस देखिए कांग्रेस की समस्या क्या है, कांग्रेस को इन्हीं राज्यों से गेन करना है, सीटें बढ़ानी है। हाँ। और इसके अलावा कहीं और है नहीं ना। नहीं, मैं इसका पलट तस्वीर कह रहा हूं, दे हैव नथिंग टू लूज। नहीं, नथिंग टू लूज, बट दे हैव टू गेन। हाँ। अब अगर मान लीजिए आप लूज करके वही 0 पे आ गए तो आप कहां फिर 53 पे अटक जाओगे। उसको अपनी संख्या बढ़ानी है, तो संख्या इन्हीं राज्यों से बढ़ेगी। और कहां से बढ़ेगी? यही वो है, यही सीधे मुकाबले में है। बाकी जगह तो इंडिया गठबंधन के घटक है। हाँ। इसलिए कांग्रेस को यहां मैक्सिमम गेन करने का चुनौती है उसके सामने, और इसके लिए उसकी दुविधा ये है। बदलाव के लिए वक्त निकल गया है क्या? मुझे लगता है वक्त तो निकल गया है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। बदलाव करें, बदलाव जैसे जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के सामने चुनौती है कि भाई 29 में 28 बीजेपी जीती थी, इस बार वो बीजेपी कितनी सीटें कम कर सकते हैं और कितनी अपनी बढ़ा सकते हैं, 10, 12, 8, 9, 5, 6 जो भी, तो वो गेन होगा कांग्रेस का।
यही राजस्थान में चुनौती होगी जो जैसे आपने कहा कि जाट, गुजर, मीणा और एक आप सेक्शन भूल गए ट्राइबल, आदिवासी। तो ये 4 सेक्शन जो अनएड्रेस्ड हैं बीजेपी के द्वारा, क्योंकि वहां तो स्थिति बीजेपी ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री, ब्राह्मण गवर्नर, ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष, तो ब्राह्मणों को थोक के भाव दे दिया वहां पर, बाकी राजपूत को बना दिया आपने डिप्टी सीएम और एक दलित को बना दिया, हाँ। ठीक है, मंत्रियों में आप मीणा बनाएंगे, जाट बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन जो लीड, तो क्या कांग्रेस इन कम्युनिटीज को एड्रेस करेगी? अगर ये हिम्मत कांग्रेस को दिखानी पड़ेगी कि कैसे एड्रेस करें। और राजस्थान में क्या होता है, देखिए उसके असरात पड़ते हैं हरियाणा में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। संदेश एक राज्य तक सीमित नहीं होता। मोहन यादव का बनाना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, वो यूपी और बिहार के लिए भी। बिहार को देख रही है। प्रदीप जी, क्या जैसे बीजेपी ने, अब भाई 3-4 महीने दूर हैं चुनाव, पर वो वीआरएस प्लान को अंजाम दे दिया, कांग्रेस जो दे रही है ये टू लिटिल टू लेट पड़ता है। हर पार्टी के लिए थोड़ी परिस्थितियां भी पलट होती हैं, अलग अलग होती हैं। नहीं संदीप जी, देखिए पार्टियों में नेतृत्व का बदलना, समय पर बदलना और सामाजिक समीकरण के अनुरूप बदलना, ये सब बातें महत्वपूर्ण हो। लेकिन मेरा मानना है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद अब देश में 5 स्विंग स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु। जब तक इन 5 स्विंग स्टेट्स में से कांग्रेस पार्टी कहीं प्रचंड बहुमत नहीं लेकर आती, प्रचंड रूप से जीत लेकर नहीं आती, तब तक उसकी स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। आप ध्यान कीजिए 2004 और 2009, तब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ। दोनों चुनाव में 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी वहां प्रचंड रूप से जीती थी। उस वक्त दिल्ली की गद्दी का रास्ता दरअसल लखनऊ से नहीं, हैदराबाद से होके निकला था। हाँ, और नहीं, और 2009 में उसने अपनी स्थिति सुधारी, उत्तर प्रदेश में 22 सीटें जीत गई और उसकी लोकसभा की सीटें 200 के पार हो गई। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो तय करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस नेशनल पार्टी का इन 5 में से कहां ज्यादा असर। बीजेपी का उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और जो है तमिलनाडु को छोड़ दे, महाराष्ट्र, 4 राज्यों में जो है या तो नंबर 1 है या नंबर 2 की स्थिति में। कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में से कहीं पर नहीं ठहरती है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने ग्रास रूट से वर्कर खड़े करना शुरू करना पड़ेगा। ये परिवर्तन ठीक है, अच्छी बात है, इसका संदेश अच्छा जाता है कि आपने हार की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय की। जिन लोगों के कारण हार हुई, लेकिन हार का कारण तो के जिम्मेदार तो ऊपर वाले भी हैं। क्या ऊपर भी इस तरह का परिवर्तन होगा? उसकी तो कोई बात नहीं हो रही है। क्या ऊपर वालों को बचाने के लिए नीचे वालों को बदला गया है? ये भी कार्यकर्ताओं के मन में सवाल उठेगा। बीजेपी ने जो परिवर्तन किया है, सामाजिक समीकरण एक तरफ रख दीजिए, एक संदेश दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि कोई भी बड़ा पद आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। जो सबसे पिछली कतार में बैठा हुआ कार्यकर्ता है वो भी मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है और ये भी मैंने जो सवाल में ही कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था प्रदीप जी, परिस्थितियों के हिसाब से हो जाता है क्या? हिमाचल में हार हुई, कर्नाटक में हार हुई, पश्चिम बंगाल में भी हार हुई, तब ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछे जाते कि केंद्रीय नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है क्या? यहां तो जीत में भी कद्दावर नेताओं को हाशिए पर डाल दिया गया, तो इसे परफेक्ट टाइमिंग और जेनरेशनल चेंज और वगैरह वगैरह हम अलग तरह के आकलन और विश्लेषण भी करने लगे। नहीं, ये बात ठीक है, जरूर पूछा जाना चाहिए। देखिए, हार जब होती है तो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों जिम्मेदार होते, दोनों की जवाबदेही होती है। लेकिन राज्य के चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, उसकी भूमिका सीमित होती है। वो आइसिंग ऑन द केक की तरह होता है कि वो जो है इंक्रीमेंटल वोट ला सकता है। अगर 90% लेकर राज्य की इकाई आ रही है तो राष्ट्रीय नेतृत्व उसको 100% तक पहुंचा सकता है। लेकिन आज 40% पर खड़े हैं तो ये उम्मीद करें कि राष्ट्रीय नेतृत्व 100% पर पहुंचा देगा, वो संभव नहीं। तो इसलिए जवाबदेही, जिम्मेदारी तो दोनों की होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जीत के लिए सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उसका श्रेय मिलेगा और हार का जो है वो राज्य के नेतृत्व को मिलेगा? कांग्रेस पार्टी के लिए ये सवाल इसलिए उठता है कि आप राज्य में भी हार रहे हैं
और राष्ट्रीय स्तर पर भी आ रहा है। आपने स्विंग स्टेट्स की 5 स्विंग स्टेट्स की बात की, लेकिन जो ये 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां बिल्कुल सीधी टक्कर होती है, उनके नाम मैंने गिन ही दिए हैं, और वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91%। वहां पर कुछ बदलाव, उनमें मध्य प्रदेश भी आता है, लेकिन बाकी जगह कुछ बदलाव आपको 2019 की परिस्थिति और आज हम 2023 खत्म होने वाला है तब जब बैठे हैं आकलन कर रहे हैं, कुछ बदलाव, कुछ फर्क दिखता है आपको? नहीं, मैं पिछले हफ्ते जो कार्यक्रम था, आपका पिछला कार्यक्रम जो था, उसमें जो बात कही थी वही बात फिर कह रहा हूं कि बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में अब तक के सबसे बड़े सोशल बेस के साथ उतरने जा रही है। इतना व्यापक सोशल बेस और इतना व्यापक उसका जियोग्राफिकल जो है वो रीच उसकी इससे पहले कभी नहीं। तो वहां से बीजेपी शुरू कर रही है और कांग्रेस पार्टी अपने सबसे निचले स्तर के जो है सामाजिक आधार हो चाहे भौगोलिक आधार हो उससे शुरू कर रही है। तो मुकाबला ये अनइवन हो गया है, ये बराबरी का मुकाबला दिखाई ही नहीं देता। और 10 साल होने जा रहे हैं सरकार को, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। तो कोई कारण नहीं दिखाई देता कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2019 से खराब करेगी। लेकिन चुनाव होता है, उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन इतना तो तय है कि जो आज परिस्थिति है, हम लोग बात उसी के आधार पर कर सकते हैं कि आज जो दिखाई दे रहा है उसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहीं से 2019 के मुकाबले कमजोर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि 2019 के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। चाहे वो लाभार्थी की योजना हो उनकी, चाहे सामाजिक समीकरण बनाने की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री की दूसरी योजनाएं हो, ये या फिर जो है संगठन में जो देखिए, जीत कर भी बदलाव करते हैं, हारने पर भी बदलाव करते हैं। इन 3 राज्यों में जो 2018 में नहीं कर पाए उसका नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद इस बात को समझ लिया कि बदलते रहना, परिवर्तन जो है वो अपने आप में कई बुराइयों को, कई कमियों को दूर कर देता है। तो परिवर्तन से एक उम्मीद भी जगती है। जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनके मन में ये नहीं आता कि हमारी जिंदगी में तो सिर्फ दही बिछाना, कुर्सी लगाना है, इसके अलावा हमको कुछ करना ही नहीं है। तो उनको एक उम्मीद जगती है कि भाई हमारा भी नंबर आ सकता है, हमको भी मौका मिल सकता है। और ये जब भावना आती है कार्यकर्ता में किसी पार्टी के, तो वो फिर जी जान लगाकर काम करता है। तो परिवर्तन, परिवर्तन में विचारधारा पर बीजेपी ने बहुत जोर दिया है कि जो वैचारिक रूप से पार्टी से जुड़ा हुआ है, विचारधारा के प्रति जिसकी निष्ठा है, उसको हम प्राथमिकता दें। तो ये एक बड़ा संदेश जो है वो पार्टी ने दिया है, जो मुझे लगता है आरएसएस का प्रभाव उस पर ज्यादा है इस फैसले के पीछे। तो आपने परिवर्तन और एक विचारधारा की जो अहम बात कही, विचारधारा को लेकर भी क्या कांग्रेस अभी वो खाका नहीं खींच पाई है? ये परिवर्तन हो रहे हैं, ये वीआरएस प्लान, डोनेट फॉर देश, अब वो कल से क्राउड फंडिंग भी करती दिखाई देगी। पर भैया आप किस बात के लिए खड़े हो? व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? क्या कांग्रेस वो चीज ताल ठोक कर कह पा रही है? कभी सॉफ्टली हिंदुत्व की राह भी पकड़ लेती है, जो कमलनाथ पकड़ते दिखाई दिए, काफी हद तक भूपेश बघेल दिखाई दिए, उनके बिल्कुल पलट अशोक गहलोत चलते दिखाई दिए। तो कांग्रेस की एक बड़ी चुनौती परिवर्तन के साथ साथ विचारधारा को सही मायने में एस्टैब्लिश करना कि दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। देखिए, कांग्रेस वैचारिक रूप से उसका नज़रिया साफ नहीं है और उसका नज़रिया काफ़ी ढुलमुल है और उसने अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रवैया भी अख्तियार कर रखा है, जो उचित नहीं है। विचारधारा अगर है किसी पार्टी की तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, जो कांग्रेस में दिखाई पड़ता है। दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि एक तरह से मझोले दर्जे के और घटक भी और परेशान कर देते हैं, कभी सनातन धर्म, कभी गौमूत्र राज्य वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो मझोले जो कार्यकर्ता होते हैं उनको हम लोग कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन वो मझोले और निचले दर्जे पे नेता का काम भी करते हैं वो। तो उन लोगों को चाहिए कि कांग्रेस ऐसा संदेश दे कि जिस नैरेटिव को वो 2024 में चलाना चाहती थी उसको इन विधानसभा चुनावों में आजमाया जाता जमीन पर। लेकिन उस नैरेटिव को तो
नेता लोग कहते रहे कि हम यहाँ जातिगत जनगणना करा लेंगे, ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उसको नहीं आजमाया। उसकी वजह थी, कार्यकर्ता समझ रहे थे कि हम व्यवहारिक राजनीति कर रहे हैं। अगर हम जातिगत जनगणना का सवाल जमीन पर उठाएंगे तो अपर कास्ट वोटर जो थोड़ा बहुत मिलने वाला है वो भी हमसे फ्रंट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो इस प्रकार की दुभात में थे, इस तरह की दुविधा में बुरी तरीके से फंसे हुए थे। पर ये दुविधा हमें कर्नाटक में क्यों नहीं दिखाई दी? देखिए, कर्नाटक की मैं एक परिस्थिति सेकंड, अलग है। क्योंकि सिर्फ जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। अभी जैसा प्रदीप जी ने कहा कि भाई एक लाभार्थी वर्ग बना दिया है, जिस तरह का सोशल बेस, एक सामाजिक विस्तार किया है बीजेपी ने, वो सामाजिक विस्तार धरा का धरा रह गया कर्नाटक में। वहां पर गारंटीज पर भरोसा किया कांग्रेस की, देखिए एक और दुगने से ज्यादा सीट लेकर आई वो। कर्नाटक का जो उदाहरण जो है वो इन प्रदेशों से, हिंदी पट्टी की प्रदेशों से तुलना नहीं हो सकती। कर्नाटक में कांग्रेस का कार्यकर्ता आधार, कांग्रेस का विस्तार भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मजबूत है। वो समाज के हर तबके में है, वो ज़्यादा बड़ी पार्टी है भाजपा के मुकाबले। इन तमाम प्रांतों में भाजपा कांग्रेस के मुकाबले बड़ी पार्टी है। तो कर्नाटक बिल्कुल अलग है। कर्नाटक का जो सामाजिक विन्यास है, जिस कर्नाटक में अहिंसा की राजनीति आप कर सकते हैं, जो कि मुख्यतः पिछड़े वर्गों की राजनीति है। कर्नाटक में पिछड़े वर्ग कांग्रेस के साथ हैं। इन पूरे प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में देखिए, जो लोकनीति का पोस्ट पोल सर्वे आया है उसमें पिछड़े वर्गों ने दबा के भारतीय जनता पार्टी ये को तो वोट दिया है। विधानसभा की तस्वीर हुई। लोकसभा में हम देखें 99 से 18 सीटों से कम नहीं आई है। 28 में से आपकी बात सही है, और 28 में से 25 ले गई थी पिछली बार। देखिए, इसमें लोकसभा में जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होती है, उसमें जो लिंगायत और वोकलिगा वाला मामला है वो जुड़ जाता है। इस बार भाजपा ने फिर से उसको जोड़ने की कोशिश की है कि विधानसभा में पराजय के बावजूद हम उसको जोड़ लें। इसलिए देवगौड़ा को अभी विधानसभा चुनाव में वो गरिया रहे थे, लेकिन देवगौड़ा के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। देवगौड़ा ने समझौता कर लिया। तो इस तरीके से वो लोग चल रहे हैं और हो सकता है उन्हें इस बार फिर से उसका लाभ हो। लेकिन जो नए लोग लाए गए हैं कांग्रेस में, इन सब लोगों को, कांग्रेस को चाहिए कि इन सब की एक खास तरह की रणनीतिक ट्रेनिंग करे। अगर वो नहीं करेगी तो नहीं काम चलेगा। वो लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या भाजपा को थोड़ा बहुत घटाया जा सकता है? आप भाजपा मान लीजिए कहीं 26 में 26 सीटें जीत रही है, तो क्या भाजपा को 21 सीटों पर लाया सकता है? 21 सीटों पर भी भाजपा का प्रदर्शन तकनीकी रूप से बहुत शानदार होगा, लेकिन 21 सीटों पर लाने में ही भाजपा लड़खड़ा जाएगी। मेरा मानना है कि इतना करना भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। मतलब जो मैं बात यहां पर कह रहा था, जहां चौतरफा मुकाबला होता है, 43% स्ट्राइक रेट है बीजेपी का, कांग्रेस के साथ मुकाबले में 91% सक्सेस रेट है। वो 91% को कितना 50 के नजदीक ला सकते हैं? लड़ाई इस बात पर अटकेगी 24 की। जी, देखिए, भाजपा का स्ट्राइक रेट घटाना, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उसके 90% वाले स्ट्राइक रेट का इलाका हो, चाहे 46 से 50% की स्ट्राइक रेट का इलाका हो, विपक्ष की रणनीति ये होगी या होनी चाहिए कि वो उसके स्ट्राइक रेट को थोड़ा बहुत घटाए। अगर बिल्कुल नहीं घटा पाएगा स्ट्राइक रेट को, तो भाजपा 303 सीटों पे थी, वो 334-35 सीटों पे पहुंच जाएगी। स्ट्राइक रेट घटाने के लिए अभी भी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हुई है। जो वैचारिक विकल्प के तौर पर कांग्रेस को आना है, कांग्रेस का विचार तो बहुत पुराना विचार है। मतलब ये मुझे भी थोड़ा असमंजस में डालता है कि भाई सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, सबको साथ लेकर चलना, जो संविधान देने वाली कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में विचार के नाम पर वैचारिक स्तर पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा या कमजोरी कह सकते हैं विजय। सबसे बड़ी कमजोरी, आपने कहा कि पुराना विचार है, लेकिन आज वो विचार है क्या कांग्रेस के पास? कांग्रेस तो उस दुविधा में चल रही है ना, जैसे अभय जी ने भी जिक्र किया कि आप छत्तीसगढ़ में अलग विचार के साथ चल रहे हो, राजस्थान में अलग विचार के साथ चल रहे हो, मध्य प्रदेश में अलग विचार के साथ चल रहे हो, और कर्नाटक में भी अलग तरीके से चल रहे हो। तो वो विचारधारा पर तो खड़ी नहीं है। सबसे बड़ी दुविधा भी यही हुई और कमजोरी भी यही हुई, और भारतीय जनता पार्टी से वो इसीलिए मुकाबला नहीं कर पा रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक धरातल पर लगातार मजबूत होती जा रही है। आप जितने अभी क्रिटिसाइज उन्हें करें, आलोचना करें, गाली दें, सब कुछ करें, लेकिन उसने अपने विचारधारा के रास्ते को नहीं छोड़ा, बल्कि उसको और ज्यादा पकड़ की है। और उसका नतीजा यह है कि आज सब लोग जिनको भी पसंद है, वो सारा का सारा वैचारिक धरातल के साथ उसका जो प्लेटफॉर्म है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे प्रदीप जी ने भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर सोशल बेस के साथ है। पर कहीं कहीं वो जो होते हैं ना, वो
छोटी छोटी पौध निकलती दिखाई देती है। अगर हम पिछड़े वर्ग की बात करें, जातिगत जनगणना पर इतनी चर्चाएं हुई, हमने भी की, पर वहां पकड़ कमजोर नहीं हुई है, बीजेपी की सेंधमारी नहीं कर पाई। कांग्रेस अब शतरप करते हैं या नहीं वो अलग बात होगी, लेकिन अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासियों में कुछ ग्रीन शूट्स कांग्रेस को दिख रहे हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा तो हर जगह होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100% हो, लेकिन अल्पसंख्यक नहीं, मैं विचारधारा के लिहाज से कि भाई अपना विचार किस तरह से पेश किया जाए, और वो वक्त आ गया है क्या? पहले तो कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है कि वो किस विचार के साथ जाना चाहती है। क्या वो ये हिम्मत कर सकती है सिर्फ कि जी नफरत की दुकान नहीं, मोहब्बत की दुकान चलानी है, उससे काम नहीं चलेगा, उससे राजनीति की दुकान नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा स्टेप ये भी ले सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो कांग्रेस को नहीं सुहाती भी है, उसके खिलाफ थोड़ी ताकत के साथ खड़ी हो जाए। ये आसानी से थोड़ा सा नरम नरम करने से नहीं चलेगा, क्योंकि वो स्ट्रांग आइडियोलॉजी के साथ चल रही है और उस पर उसको बहुत ताकत के साथ काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कांग्रेस इस समय सारे घर के बदल डालने की जरूरत है, इसमें छोटा छोटा सा नहीं। अब वो कैंसर वाली 3rd स्टेज पर है, तो एक बड़ी सर्जरी और एक बड़ा बदलाव उसको करने की जरूरत है। कुछ तो खुद छोड़कर चले गए, कुछ वैसे नाराज बैठे हैं, तो वो उनको छोड़ना पड़ा। अब जैसे आपने जिक्र किया 161 सीटों का जिक्र किया है, 91% जहां स्ट्राइक रेट है भारतीय जनता पार्टी की, आपको पसंद हो ना पसंद हो, कांग्रेस के लिए केवल वही लड़ाई की जगह है, क्योंकि बाकी जगह जहां क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की स्ट्राइक रेट कम है, वो तो कांग्रेस के सहयोगी दल है। नहीं, इसमें एक मुगालता ये भी हो जाता है और बहुत से लोग करते हैं, हम भी ये गलती या चूक कर जाते हैं कि अरे कांग्रेस एक बार 44-45, इस बार 52-53, अब इससे नीचे क्या जाएगी। दरअसल एक एंटी पीटर प्रिंसिपल वैक्सीन भी है, प्रिंसिपल है वैक्सीन कह रहा हूं, एंटी पीटर प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि व्हेन यू थिंक थिंग्स कांट गो वर्स दे इनएविटेबली विल। जब आप सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा मेरा क्या बेड़ा गर्क होगा, और हो जाएगा। बिल्कुल, और हो सकता है। हाँ, और हो सकता है। और इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। इस समय क्या है कि कांग्रेस, मुझे लगता है पॉलिटिकली देखें तो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पर क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दल बहुत ताकतवर है इस समय, जिससे भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, जिसको आप एक नया नैरेटिव देते हैं कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं हो रही, तो भाई 130 सीटों पर ज्यादा एंट्री नहीं है, तो ये 160 पर तो क्षेत्रीय दल भी नहीं है ना, 161 सीटें तो वो हैं, वो वाली हैं, तो उस पर भी वो कोशिश नहीं कर रही। और 161 से उसको खींचना है अपनी ज्यादा 161 में जितना वो खींच सकती है, जितनी ताकत के साथ, क्योंकि बाकी दल जगह तो क्षेत्रीय दल है, वहां कांग्रेस को नहीं लड़ना उनके साथ, तो वहां से सीटें उसको नहीं मिलने आप वाली। जोड़ना चाह रहे थे? मैं ये जोड़ना चाह रहा था, जो सारे घर के बदल डालने वाली बात जो हम लोग कह रहे हैं, भाई स्टेट बाय स्टेट अगर आप देखो, अब आसाम में कांग्रेस लगातार दूसरी बार चुनाव हारी, लेकिन कोई नेतृत्व तो कांग्रेस विकसित नहीं कर पाई, गोगोई परिवार के हवाले है। अभी जहां नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है, वो अभी भी कांग्रेस बीजेपी का ही मुकाबला वहां पर है। उत्तराखंड का आपने जिक्र किया, दिल्ली का आप हाल देख लीजिए, पंजाब का देख लीजिए, कोई चेहरा आया क्या? ना कोई चेहरा है। तो चलिए अरविंदर लवली को लाए हैं, आप देखते हैं। चलिए हरियाणा में आपने अभी हुड्डा जी को दे रखी है जिम्मेदारी, वो कर रहे हैं, खींच की लाएंगे। लेकिन ऐसे जिन 162 सीटों की बात, गुजरात में जिम्मेदारी तय की है कि आप लगातार क्यों हारते जा रहे हैं। गुजरात में 156 सीटें बीजेपी के आने के बाद कांग्रेस ने फाइल बंद कर दी। इंचार्ज उनके जो है कौन है किसी को नहीं पता, प्रभारी कौन है, प्रदेश अध्यक्ष कौन है, लीडर अपोजिशन कौन है। तो ये जो स्थिति है, 26 सीटें गुजरात में हैं, 26 सीटों में भाई आप ये मान के चल रहे हैं 26 बीजेपी को दे दी। अरे भाई आप कोशिश तो करिए, लड़िए, 26 की आप 22 कर दीजिए, उनकी 23 कर दीजिए। ऐसा नहीं है, गुजरात में 2012 में 2009 में कांग्रेस जो है 11-12 सीटें जीती। हाँ। तो लेकिन कांग्रेस खुद ही जब अपने उससे जो है आत्मविश्वास को डगमगाया हुआ है, उनके जो है वो जो समस्या है पड़ी, तो इसीलिए सारे घर के बदलने के साथ साथ नेतृत्व को भी समझने की, नफरत की दुकान की जो बात कर रहे हैं, ये शेर और शायरी से राजनीति नहीं चलती है। ऑप्टिक्स के लिए तो ठीक है, एक बार आपने कह दिया कि नफरत के बाजार में इमरान प्रताप ने लाइन दे दी, आपने चला दी कि लेकिन उसके आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वाकई आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ कांग्रेस है क्या। आशुतोष, कि कांग्रेस को जो सारे घर के बदलने के, अब उसे अपने घर के अलावा भी दूसरे लीडर्स को भी टैप करना है। भारतीय जनता पार्टी जब हेमंत बिस्वा शर्मा को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, सुनील जाखड़ को, सतपाल महाराज को टैप कर सकती है, तो कांग्रेस क्यों नहीं देख रही? हो सकता है उसके घर में भी उस तरह का नहीं हो, किया है, तो इस पर भी कुछ कहा। तो बीजेपी में भी नाराजगी, कांग्रेस में खबरें हैं, वो ठीक है, मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही, ग्रेफाइन में नाराजगी तो जबरदस्त है, आप टैप करने पर आए। आपका ध्यान खींचूंगा कि अगर आप आदिवासी वोटों का व्यवहार देखें तो छत्तीसगढ़ को छोड़ के मध्य प्रदेश और राजस्थान में
भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले से कांग्रेस आदिवासी वोटों में आगे है। हाँ, भाजपा ने वहां पर ओबीसी और ऊंची जात के वोटों को जोड़ के सीटें जीत ली हैं जरूर बड़े पैमाने पर, लेकिन आदिवासियों ने कांग्रेस की तरफदारी की है। इसके बावजूद भी कांग्रेस के पास कोई बड़ा आदिवासी नेता नहीं है। इस पूरी आदिवासी जो पट्टी है, बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण पट्टी है, कांग्रेस अभी तक किसी भी आदिवासी नेता को प्रोजेक्ट नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस अगर अपने विचारों पे भी जोर देगी, कुछ रणनीति पे भी जोर देगी। मुझे ध्यान आता है, एक मिनट विनोद सिंगार को बना करके आदिवासी चेहरा दिया नहीं, पर इसमें देखिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप सब लोग मेरे से वरिष्ठ हैं, 13 मई इसी साल 7 महीने पहले कर्नाटक के जब नतीजे आए थे और 26 अकबर रोड पर पहुंचे थे, 24 अकबर रोड पर जब राहुल गांधी पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा था, ये दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की जीत है। उस पर काम क्या किया? देखिए, उस पर काम उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने इस बात का सबूत है कि ओबीसी वोटर जो हैं इस हिंदी पट्टी में कांग्रेस से अभी भी अलग हैं, कांग्रेस से अभी भी दूर हैं। आदिवासी कांग्रेस के साथ पहले भी हुआ करते थे, 2018 के चुनाव में भी थे, छत्तीसगढ़ में जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई, आकलन करना होगा ना, दक्षिण में समझा सकते हैं तो उत्तर में क्यों नहीं? उत्तर में कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पारंपरिक रूप से दक्षिण में नहीं है। नहीं, उत्तर का मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है ना, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, पश्चिम भारत पार्टी है, राजस्थान, गुजरात। हाँ, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कैचमेंट एरिया है ना। तो कांग्रेस भी वहां पर, इसमें मोदी को देखना पड़ेगा ना। इसमें मोदी के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर बहुत मजबूत हुई है। जो प्रदीप जी कहते हैं ना कि उसके पास अभी तक का सबसे बड़ा सामाजिक आधार है, सबसे बड़ा उसका भौगोलिक विस्तार है, तो भौगोलिक विस्तार यही तो है, उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत, यही तो उसका भौगोलिक विस्तार है। आप कैसे देखते हैं इसे? मतलब ये बात बहुत दिनों से आशुतोष आप भी कह रहे हैं, पहले एक वैचारिक विकल्प तो बनना होगा ना, विचारधारा क्या है? कांग्रेस ये कहे अरे हमें क्या एक्सप्लेन करना, हमारी विचारधारा, द आइडिया ऑफ इंडिया ही हमने दिया, उससे अब काम क्या चलेगा? परिवर्तन अपनी जगह है, पर वैचारिक विकल्प के तौर पर क्या पेश करती है कांग्रेस? ये उसके सामने 24 के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्या? अनम्यूट कीजिए आशु। संदीप, यहां बैठ के कितनी भी बातें कर लें, आज की तारीख में अगर हम थोड़ा सा, अगर मुझे आप वक्त दे दे, तो मैं, जब 1967-68 की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ थी ना, उसके बाद बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेता थे ना, पार्टी क्यों नहीं जीत रही थी? और जो या फिर 1984-85 में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, यही आरएसएस था, बाला साहब देवरस जैसे नेता थे उनके पास, क्यों हारी? तो हम लोग बहुत सरलीकरण करके देखते हैं। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब हार रही थी तो उसके पास ये क्लैरिटी नहीं थी कि किसी एक मसले पर बढ़ते हुए हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना। बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी का झगड़ा यही था। बलराज मधोक हार्डकोर हिंदुत्व पे जाना चाहते, अटल बिहारी वाजपेयी सॉफ्ट भी जाना चाहते थे। जब जनता पार्टी बनी 84 में आए, तब उन्होंने कहा कि भाई हम ये एकात्म मानववाद को छोड़ देते हैं, इसकी जगह हम गांधीयन सोशलिज्म लेके आते हैं। लेकिन जब राम मंदिर के मुद्दे पर ट्रैक्शन मिलना शुरू हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि ये जीत का रास्ता यहां से खुलता है। तो जो स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की तब थी, आज कांग्रेस को यह बात स्पष्ट नहीं है। हम लोग बड़े आसानी से राहुल गांधी को गाली देकर निकाल देते हैं। जब 2018 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो मध्य प्रदेश राजधानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो क्या उसका क्रेडिट राहुल गांधी को मिलना चाहिए या नरेंद्र मोदी के माथे होना चाहिए कि आपकी वजह से पार्टी हार गई? एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के सामने एक ऐसा विचार कांग्रेस पार्टी के पास है जो लोगों को जोड़ सके। जैसे 2013 में आम आदमी पार्टी की कामयाबी का राज क्या था? उनके पास एक आइडिया था, एक विचार था, लोगों को उसमें भरोसा था। आज कांग्रेस की दिक्कत यह नहीं आप जीतू पटवारी खड़ा कर दीजिए, आप आदिवासी के 10 नेता खड़े कर दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी? क्या इनमें से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में जातियों के आधार पर नेता खड़ा किए गए, क्या अपनी विधानसभा की सीट जीत सकते हैं क्या, या लोकसभा की सीट जीत सकते हैं क्या? मोहन यादव जी को अचानक हम कहते बहुत बड़े आदिवासी, बहुत बड़े ओबीसी के नेता हो गए। लेकिन फैक्ट यह है कि जब तक आपके पास वो आइडिया नहीं होगा जो लोगों की इमेजिनेशन को कैच कर सके, और कांग्रेस की वही दिक्कत है जो आज से करीब 40-50 साल, और आप सोचिए 1925 में आरएसएस बना था और 1984 में 59 साल बाद बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, क्योंकि वो आइडिया क्लिक नहीं कर रहा था।
तो जब तक वो आइडिया नहीं मिलेगा तब तक वो इक्का दुक्का, और जो बातें नहीं, लोग पर कह रहे हैं, आइडिया की जो बात कर रहे हैं, मैं मुद्दों से भी इन्हें जोड़ दूं, महंगाई, बेरोजगारी, उसमें गरीबी, जिसमें आदिवासी भी जुड़ जाता है। आपने जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाया, उधर बीजेपी 4 जातियां गिनवाने लग जाती है कि भाई महिला भी है, युवा भी है, किसान भी है, गरीब भी है। तो वो जो अपने पैरों पर तेजी जो दिखाने वाला काम है, वो भी करने की जरूरत है क्या कांग्रेस को? नहीं, पॉलिटिक्स 2 मिनट्स नूडल नहीं है। एक जो आइडिया कांग्रेस के पास था, जो आजादी के बाद से लगातार चल रहा था, उस आइडिया की उम्र खत्म, उसके शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है। अब उसमें आप कितना भी पलीता लगा दे, संविधानवाद के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे, वो नहीं चलने वाला। आपको नया आइडिया लेकर जनता के पास आना पड़ेगा। वो मेरे पास अगर होता तो मैं जरूर दे देता। वो उसके नया लिए idea इज द टाइम रनिंग आउट? बहुत टाइम बीत गया है, या अभी हमें साझा न्यूनतम कार्यक्रम क्या होता है, शत्रपों की बात कितनी मानने को तैयार होती है, नैरेटिव क्या बिल्ड करता है, उससे काम बन जाएगा क्या? संदीप, मुझे अच्छी तरीके से याद है 2009 में दिग्विजय सिंह ने कहा था कांग्रेस बहुत कोशिश करेगी, 160 सीटें लेकर आएगी, और आई कितनी? 204 या 205 सीटें आई। 206 या 208? उस उत्तर प्रदेश के अंदर 2009 में कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की पार्टी, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि 21 सीटें जीतेगी। उससे 1 सीट ज्यादा जीती थी समाजवादी पार्टी में। तो कब कौन सी चीज क्लिक करने लगती है, कब कहां से आदमी, तो ये 2 मिनट्स नूडल नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है, क्या क्लिक करती है, और अभी 3 महीने हैं। प्रदीप जी कहते हैं कि एक रात कोई इतनी लंबी नहीं होती कि कोई क्रांति हो जाए, पर अभी बीजेपी की तरफ से नैरेटिव और विचार एस्टैब्लिश्ड है। वो विचार और वो आइडिया कांग्रेस और फिर इंडिया की तरफ से आपको लगता है आ जाएगा? प्रदीप जी 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा प्लीज। देखिए संदीप जी, ऐसा है कि बारिश हो रही हो तो पानी सबसे ज्यादा उसी के पास होगा जिसके पास बर्तन सबसे बड़ा हो। आप बताइए, मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हारी कांग्रेस पार्टी, 2 सीटें आई। उसके बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कितनी बार उत्तर प्रदेश गए? उत्तर प्रदेश का प्रभारी कौन? तो जब आप संगठन की तैयारी होगी, संगठन जमीन पर होगा, तभी जब आप विचार देंगे तो उसको ग्रहण करने वाले और उसको आगे बढ़ाने वाले होंगे। जब वहां कुछ है ही नहीं तो आप ऊपर बोलते रहिए, ट्विटर पे जो है आप ट्वीट करते रहिए, सोशल मीडिया पर वाह होती रहेगी, नीचे कुछ होगा नहीं। वही कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है कि आप नीचे से जमीन पर अपना संगठन बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो संगठन बनाने में तो बहुत वक्त लग जाता है, तो क्या ये लड़ाई अनइवन है जो आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, या राजनीति में जो ये पहिया होता है ना, राजनीति का ऊंट कई बार ऐसे करवट बदल जाता है कि अप्रत्याशित भी बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन कांग्रेस अब कुछ हरकत में आती दिख रही है, इस हरकत में तेजी आएगी क्या? 21 तारीख को क्या होता है, 28 को क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले 19 तारीख, आज से 2 दिन बाद, विपक्षी खेमा क्या शक्ल अख्तियार करता है या करता है भी या नहीं, इस पर भी फैसला होगा, उसे ट्रैक करेंगे। आप सभी का शुक्रिया। तो बीजेपी बनाम कांग्रेस, कौन जीतेगा 24 की रेस, इस सवाल पर हम चर्चा कर रहे थे। सौरभ दुबे हैं, शिवपुरी मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। कह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस की कमान युवाओं को देने का फैसला सही दिखता है, पर फैसले की व्यापकता और बढ़ानी होगी क्या? और जय सिंह मोदीनगर वासी हैं यूपी के, वो कहते हैं 24 में जीत के लिए विपक्ष को 1 सीट पर 1 उम्मीदवार उतारना होगा। ये अहम सवाल है अपने आप में। 19 दिसंबर को क्या तय होता है, इसकी भी वानगी हमें दिखने लगेगी।